हेलो एवरीवन। तो आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ थर्मोडायनामिक प्रोसेस। आज हम पढ़ेंगे वेरियस टाइप्स ऑफ थर्मोडायनामिक प्रोसेस, जिसमें जो हमारा फर्स्ट है वो क्या है, आइसोथर्मल प्रोसेस। फर्स्ट टाइप क्या है हमारा, आइसोथर्मल प्रोसेस। ऐसे बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, जैसे आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, आइसोकोरिक, आइसोबैरिक। लेकिन आज की क्लास में हम सिर्फ क्या पढ़ेंगे, आइसोथर्मल प्रोसेस। बाकी के जो है वो हम नेक्स्ट की क्लास में देखेंगे। अब आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होती है। आइसोथर्मल, जैसे इसके नाम से ही पता चल रहा है, आइसो मीन्स सेम और थर्मल मीन्स टेम्परेचर। तो जिस प्रोसेस के अंदर टेम्परेचर क्या हो, सेम हो, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, आइसोथर्मल प्रोसेस। या फिर जिस प्रोसेस के अंदर हमारा टेम्परेचर क्या रहे, कांस्टेंट रहे, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, आइसोथर्मल प्रोसेस। जैसे कि हमारा कोई एक सिस्टम है, वो एक स्टेट से दूसरी स्टेट में चेंज हो रहा है। तो मान लो उसका टेम्परेचर पहले कितना था, 10 डिग्री सेल्सियस था, तो उसका टेम्परेचर अदर स्टेट में भी कितना रहेगा, 10 डिग्री सेल्सियस। जब ये प्रोसेस हुई ना कुछ, तभी ये एक स्टेट से दूसरी स्टेट में चेंज हुआ। लेकिन जो ये सिस्टम था, इसका टेम्परेचर क्या रहा, कांस्टेंट रहा। तो इस टाइप की जो प्रोसेस होती है जिसके अंदर टेम्परेचर कांस्टेंट हो, उसको हम क्या बोलते हैं, आइसोथर्मल प्रोसेस। यानी चेंज इन टेम्परेचर इज इक्वल्स टू 0। अब अगर हम इसकी डेफिनेशन देना चाहें तो कैसे दे सकते हैं, ए प्रोसेस इन विच प्रेशर एंड वॉल्यूम चेंजेस बट टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट इज कॉल्ड आइसोथर्मल प्रोसेस। तो वो प्रोसेस जिसके अंदर प्रेशर और वॉल्यूम चेंज हो लेकिन जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहे, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, आइसोथर्मल प्रोसेस। अब जो ये आइसोथर्मल प्रोसेस है, इसमें हमें टेम्परेचर को क्या रखना है, कांस्टेंट रखना है। तो वैसे तो टेम्परेचर चेंज हो जाएगा, एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाएगा, तो लेकिन हमें क्या करना है, कांस्टेंट रखना है। तो उसके लिए जो दो कंडीशन है वो सेटिस्फाई होनी चाहिए। जो फर्स्ट कंडीशन है वो क्या कहती है कि जो हमारा सिलेंडर है, पिस्टन है और जो वॉल्स ऑफ द कंटेनर है, ये सारे क्या होने चाहिए, कंडक्टिंग होनी चाहिए। यानी मेन तो जो जो हमारे सिलेंडर की वॉल्स है, ये क्या होनी चाहिए, कंडक्टिंग होनी चाहिए, ताकि ये सराउंडिंग से इजीली हीट ले सके या फिर सराउंडिंग को इजीली हीट दे सके। ये होगी हमारी फर्स्ट कंडीशन। अब सेकंड क्या है कि जो हमारी गैस है, अगर वो कंप्रेस हो रही है या फिर वो एक्सपेंड हो रही है, तो वो प्रोसेस क्या होनी चाहिए, वेरी स्लो होनी चाहिए। गैस अगर कंप्रेस और एक्सपेंड हो रही है तो वो वेरी स्लोली होनी चाहिए, कि ताकि जो हमारा टेम्परेचर है वो क्या रहे, कांस्टेंट रहे। मान लो कि अगर हमें गैस को कंप्रेस करना है, हमारी गैस कंप्रेस हो रही है, तो अगर हमने एकदम से कंप्रेस कर दिया तो जो हमारे सिस्टम के पार्टिकल्स हैं उनका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि उनको टाइम ही नहीं मिलेगा अपना टेम्परेचर मेंटेन करने का। लेकिन अगर वो प्रोसेस स्लो होगी तो वो या तो सराउंडिंग को हीट दे देंगे या फिर सराउंडिंग से हीट ले लेंगे अपना टेम्परेचर कांस्टेंट रखने के लिए। लेकिन अगर वो प्रोसेस जल्दी होगी तो उनको हीट देने या लेने का टाइम नहीं मिलेगा, तो इसलिए जो टेम्परेचर है वो चेंज हो जाएगा। लेकिन टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है, तो इसके लिए अगर गैस कंप्रेस हो रही है या फिर एक्सपेंड हो रही है, तो वो प्रोसेस स्लो होनी चाहिए, ताकि हमारा टेम्परेचर क्या रहे, कांस्टेंट रहे। अब हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि मान लो ये हमारी गैस है जो एक सिलेंडर में रखी रखी हुई है, सिलेंडर के अंदर भरी हुई है। अब हमने क्या लगा रखा है, इसके ऊपर पिस्टन लगा रखा है। मान लो कि इस गैस ने इस पिस्टन को ऊपर कर दिया, इस पिस्टन को ऊपर कर दिया अपनी इंटरनल एनर्जी का यूज़ करके। जो गैस के पार्टिकल्स थे उन्होंने अपनी एनर्जी का यूज़ किया, जो उनके पास एनर्जी थी इंटरनल, और इस पिस्टन के ऊपर प्रेशर लगाया और पिस्टन ये मूव कर गया ऊपर थोड़ा सा। तो क्या होगा, जो गैस के पार्टिकल्स हैं उनका टेम्परेचर कम हो जाएगा। जैसे ही टेम्परेचर कम होने लगेगा, ये कंटेनर की वॉल्स क्या है, कंडक्टिंग है, टेम्परेचर कम होने लगेगा तो यहाँ से यहाँ टेम्परेचर फ्लो कर जाएगा, यहाँ से यहाँ हीट फ्लो करेगी, तो इनका टेम्परेचर फिर से उतना ही हो जाएगा जितना पहले था। तो इनके टेम्परेचर में कोई भी चेंज नहीं आएगा।
अगर हम जैसे कि हमने इनको, एक दूसरा हो सकता है कि हम इनको बाहर से हीट दे दें। बाहर से हम इतनी स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट ही देंगे ताकि इनकी जो इंटरनल एनर्जी है इसके ऊपर कोई इफेक्ट ना पड़े, क्योंकि अगर इंटरनल एनर्जी चेंज हुई तो टेम्परेचर चेंज होगा। हम इतने ही हीट देंगे ताकि ये सिर्फ क्या करे, जो ये पिस्टन है इसको ऊपर कर सके। ये जो हीट हमने दी है उसको अपने अंदर स्टोर करके नहीं रखेगा, सिर्फ ये क्या करेगा, वर्क डन करेगा। तो अगर स्टोर नहीं करेगा तो जो हमारे गैस के पार्टिकल्स हैं उनके टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आएगा। तो जो हमारे सिस्टम का जितना टेम्परेचर पहले था वर्क डन करने के बाद भी उतना ही रहेगा। तो ये प्रोसेस क्या होगी, आइसोथर्मल प्रोसेस होगी। अब इसके जो एग्जांपल है आइसोथर्मल प्रोसेस के, वो क्या है, मेल्टिंग। और जो बॉइलिंग प्रोसेस है वो क्या होती है, हमारी आइसोथर्मल प्रोसेस होती है। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है उसको अप्लाई करेंगे आइसोथर्मल प्रोसेस में और देखेंगे कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की क्या फॉर्म होती है हमारी आइसोथर्मल प्रोसेस में। अब जैसे कि हमें पता है जो इंटरनल एनर्जी होती है हमारे सिस्टम की वो किससे रिलेटेड होती है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल से। जो हमारे सिस्टम के पार्टिकल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी से रिलेटेड होती है। और जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो किससे रिलेटेड होती है, टेम्परेचर से। जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतनी ही ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी, और जितनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी उतनी ही क्या होगी, हमारी इंटरनल एनर्जी ज़्यादा होगी। अब क्या है, जो आइसोथर्मल प्रोसेस है उसके अंदर हमारा टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है। अब अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो जो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है गैस के, उनकी काइनेटिक एनर्जी भी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। अब काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है तो जो पार्टिकल्स है उनकी इंटरनल एनर्जी भी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। अब इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट है तो हम क्या लिख सकते हैं कि डेल्टा यू इज इक्वल्स टू जीरो, यानी चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होगा, जीरो होगा आइसोथर्मल प्रोसेस में। ये इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखना कि जो हमारा इंटरनल एनर्जी में चेंज है वो क्या होता है, जीरो होता है आइसोथर्मल प्रोसेस में। अगर हमारा सिस्टम एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जा रहा है तो उस टाइम जो हमारे पार्टिकल्स हैं उनकी इनिशियल एंड इंटरनल एनर्जी मान लो U1 है और फाइनल U2 है, तो U1 U2 क्या होंगे, इक्वल होंगे। जो हमारे पार्टिकल्स हैं उनकी इंटरनल एनर्जी में कोई भी चेंज नहीं आएगा। अब हमें पता है हमारा फर्स्ट लॉ क्या कहता है, डेल क्यू इज इक्वल्स टू डी यू प्लस में डेल डब्लू। अब चेंज इन इंटरनल एनर्जी हमें पता क्या है, जीरो है। डी यू इज इक्वल्स टू जीरो है तो हम क्या लिख सकते हैं, डेल क्यू इज इक्वल्स टू डेल डब्लू, डी यू की जगह पे जीरो रख दिया। अब डेल क्यू क्या है, जो हमने हीट ऐड करी है। डेल डब्लू क्या है, जो वर्क डन बाय द सिस्टम हुआ है वो है। तो क्या हुआ, जो हमने सारी हीट ऐड करी थी, जितनी हीट ऐड करी वो सारी की सारी किस में यूज़ हुई, सिर्फ वर्क डन में यूज़ हुई। सिर्फ वर्क डन में यूज़ हुई तो इंटरनल एनर्जी पे कोई इफेक्ट नहीं आया। इंटरनल एनर्जी पे कोई इफेक्ट नहीं आया तो जो हमारा टेम्परेचर है उसके ऊपर भी कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो जो हमारा फर्स्ट लॉ है वो किसके क्या हो जाएगा आइसोथर्मल प्रोसेस में, कि डेल क्यू इज इक्वल्स टू डेल डब्लू। जितनी अमाउंट ऑफ हीट हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे सिस्टम में से वो किसके इक्वल होगी, वर्क डन बाय या फिर ऑन द सिस्टम। अगर हम हीट ऐड करेंगे तो वर्क डन बाय द सिस्टम होगा, अगर हम हीट सब्ट्रैक्ट करेंगे या फिर हम हीट निकालेंगे सिस्टम में से तो वर्क डन ऑन द सिस्टम होगा। तो ये किसके इक्वल होगा, हीट एडेड और सब्ट्रैक्टेड इज इक्वल्स टू वर्क डन बाय द सिस्टम। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, इक्वेशन ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस की। आइसोथर्मल प्रोसेस की इक्वेशन क्या है। अब देखो आइडियल गैस की इक्वेशन हमें पता है क्या होती है, पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी। और यहाँ पे एन क्या होते हैं, नंबर ऑफ मोल्स। तो हमने नंबर ऑफ मोल्स कितने ले लिए, 1 ले लिए, एन की वैल्यू 1 ले ली। तो पी वी इज इक्वल्स टू क्या होगा, सिर्फ आर टी। अब जो आइसोथर्मल प्रोसेस है उसके अंदर क्या है, हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट है। टेम्परेचर कांस्टेंट है तो आर भी क्या होता है, हमारा कांस्टेंट होता है। तो हम क्या लिख सकते हैं, पी वी इज इक्वल्स टू कांस्टेंट लिख सकते हैं। अब
मान लो कि हमारा जो पहले इनिशियल स्टेट थी और जो फाइनल स्टेट थी, इनिशियल स्टेट में हमारा प्रेशर P1 था और वॉल्यूम V1 था। ऐसे जो हमारी सेकंड स्टेट है उसके अंदर प्रेशर P2 है और वॉल्यूम V2 है। तो P1 V1 इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट होगा, P2 V2 भी कॉन्स्टेंट होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, P1 V1 इज इक्वल्स टू P2 V2। ये क्या होगी हमारी आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर। अगर हमें कोई इक्वेशन पूछे तो हम क्या बताएंगे, P1 V1 इज इक्वल्स टू P2 V2। और ये किस कौन सी गैस के लिए होगा, आइडियल गैस के लिए होगा। अब हम क्या देखेंगे, पीवी ग्राफ। आइसोथर्मल प्रोसेस में अगर हम प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में ग्राफ बनाएं तो वो किस टाइप का बनता है, ये देखेंगे। अब जैसे इक्वेशन 1 से दिख रहा है हमें, इक्वेशन वन क्या कहती है, पी वी इज इक्वल्स टू आर टी। तो हम यहाँ से पी को क्या लिख सकते हैं, पी को हम लिख सकते हैं आर टी बाई वी। अब यहाँ से हमें दिख रहा है पी क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम के। अगर वॉल्यूम कम होगा तो प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा, और अगर वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो प्रेशर क्या होगा, कम होगा। तो यहाँ से अगर हम ग्राफ बनाएं तो इस टाइप का बनेगा। वो जैसे जैसे वॉल्यूम इंक्रीज करेगा प्रेशर क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो जो हमारा पीवी ग्राफ है वो क्या बन जाएगा, इस तरह का एक कर्व बनेगा पीवी ग्राफ में। ये क्या हो गया, आइसोथर्मल प्रोसेस का पीवी ग्राफ हो गया। अब हमें जो ये कर्व बना है इसका क्या देखना है, स्लोप देखना है पीवी ग्राफ का, पीवी जो ये पीवी कर्व बना है इसका स्लोप देखेंगे हम कि इसका स्लोप क्या होता है। अब इक्वेशन सेकंड, हमारी इक्वेशन सेकंड क्या थी कि पी वी इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट था। तो हमने कॉन्स्टेंट को लेट कर लिया, के लेट कर लिया, तो पी वी इज इक्वल्स टू के मान लिया। अब अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करें तो पी को कांस्टेंट मान लिया, डी वी को डिफ्रेंशिएट कर दिया, प्लस में वी को कांस्टेंट और प्रेशर को डिफ्रेंशिएट कर दिया, इज इक्वल्स टू के हमारा कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 0। तो इक्वेशन क्या बन गई, पी डी वी प्लस में वी डी पी इज इक्वल्स टू 0। यहाँ हमने यू इंटू वी रूल लगा दिया। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस में सेकंड एज इट इज़ फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। अगर हम यहाँ से पी डी वी की वैल्यू निकालें तो पी डी वी इज इक्वल्स टू क्या आ गया, माइनस वी डी पी। अब अगर हम यहाँ से डी पी बाई डी वी की वैल्यू निकालें तो वो किसके इक्वल आएगी, माइनस पी बाई वी। अब देखो जो हमने v को प्लॉट कर रखा है, हमने v को किसके अलोंग प्लॉट कर रखा है, x एक्सिस के अलोंग। और जो हमारा p है यानी प्रेशर को हमने किसके अलोंग प्लॉट कर रखा है, y एक्सिस के अलोंग। हमें पता है v नो स्लोप क्या होता है, हमारा स्लोप होता है dy बाई dx। तो यहाँ y क्या है, हमारा प्रेशर है, और x की जगह पे हमारा क्या है, वॉल्यूम। तो जो dp बाई dv है वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, हमारा स्लोप ऑफ द pv कर्व। जो हमारा pv कर्व बन रहा है उसका स्लोप dp बाई dv रिप्रेजेंट करेगा। तो इसलिए हम आइसोथर्मल प्रोसेस है उसके अंदर जो हमारा कर्व है उसके स्लोप को क्या लिख सकते हैं, dp बाई dv इज इक्वल्स टू माइनस p बाई v। ये भी याद रखना है कि जो आइसोथर्मल प्रोसेस में कर्व होता है उसका स्लोप कितना होता है, माइनस p बाई v। Now our next topic is work done during isothermal process। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, वर्क डन ड्यूरिंग आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस के दौरान कितना वर्क डन हो रहा है या फिर वर्क डन का फॉर्मूला क्या है, ये देखेंगे हम इस टॉपिक में। अब हम इसमें फर्स्ट क्या कंसीडर कर लेते हैं, एक सिलेंडर जिसके अंदर आइडियल गैस भरी हुई है। कितने नंबर ऑफ मोल्स है, जिसके n नंबर ऑफ मोल्स है। अब हमने क्या किया, इसके अंदर स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट ऐड करी। अब अगर हम सिस्टम को स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट देंगे तो सिस्टम क्या करेगा, वर्क डन करेगा। तो हम वी नो कि जो वर्क डन बाय द सिस्टम है वो क्या होता है, W इज इक्वल्स टू पी डी वी इंटीग्रेशन V1 से V2 तक। W इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ V1 से V2 इंटीग्रेशन इनटू पी डी वी। ये हमारा क्या होता है, वर्क डन का फॉर्मूला, जहाँ वॉल्यूम V1 से V2 चेंज हो रहा है यानी हमारी गैस एक्सपेंड हो रही है। इनिशियल वॉल्यूम था V1 और फाइनल वॉल्यूम है V2। तो यहाँ इनिशियल वॉल्यूम V1 था और
तो इसलिए लोअर लिमिट V1 और अपर लिमिट V2 हो जाएगी इंटीग्रेशन की। अब हमें पता है जो हमारी आइडियल गैस इक्वेशन है वो क्या होती है, PV इज इक्वल्स टू nRT। तो यहाँ से हम P इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, nRT बाई V, क्योंकि जो हमारा R है वो भी कांस्टेंट है, T है वो भी कांस्टेंट है। तो हमने यहाँ पर अगर हम प्रेशर की वैल्यू निकालें तो वो कितनी आएगी, nRT बाई V। अब इक्वेशन वन में क्या है, इक्वेशन वन है हमारी W इज इक्वल्स टू P dV। तो यहाँ हम जो प्रेशर है उसकी वैल्यू रख देंगे nRT बाई V। इंटीग्रेशन तो W क्या हो गया हमारा, W इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ nRT बाई V dV। लिमिट क्या होगी V1 से V2। अब जो हमारा N है, R और T ये तीनों क्या है, कांस्टेंट है, तो हम इनको इंटीग्रेशन से बाहर निकाल लेंगे। तो क्या बच गया पीछे हमारा, इंटीग्रेशन ऑफ dV बाई V। अब हमें पता है 1/v का इंटीग्रेशन क्या होता है, log ऑफ v। तो ये क्या आ गया, nRT इंटू log ऑफ v। लोअर लिमिट है V1, अपर लिमिट है V2। अब nRT, अब हम लोअर लिमिट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो log ऑफ V2 माइनस log ऑफ V1। अब हमें पता है कि log ऑफ A माइनस log ऑफ B किसके इक्वल होता है, log ऑफ A बाई V। तो हम क्या लिख सकते हैं, W इज इक्वल्स टू nRT इंटू log ऑफ V2 बाई में V1। तो जो ये फॉर्मूला है ये किसका हो गया हमारा, वर्क डन बाय द सिस्टम ड्यूरिंग आइसोथर्मल प्रोसेस। तो ये वर्क डन का फॉर्मूला हो गया। अब जो ये इक्वेशन है इसको हम और भी कई तरीक़ों से लिख सकते हैं, जैसे कि हमें पता है P1 V1 इज इक्वल्स टू क्या होता है, P2 V2। तो यहाँ से अगर हम P1 बाई P2 इज इक्वल्स टू क्या आएगा, V2 बाई V1। तो अगर हम V2 बाई V1 की जगह पे क्या रख दें, P1 बाई P2, तो जो हमारा फॉर्मूला वो क्या बन जाएगा, W इज इक्वल्स टू nRT log ऑफ P1 बाई P2। हमने क्या किया, जो V2 बाई V1 था यहाँ पे जो V2 बाई V1 था इसकी जगह पे क्या रख दिया, P1 बाई P2। तो ये क्या हो गया हमारा सेकंड फॉर्मूला हो गया। अब ये अगर हमें क्या निकालना हो, वर्क डन ऑन द सिस्टम निकालना हो, तो हम क्या करेंगे, जस्ट इसके आगे नेगेटिव साइन लगा देंगे, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, वर्क डन ऑन द सिस्टम। क्योंकि ये हमने सबसे पहली क्लास में बताया था कि वर्क डन बाय द सिस्टम क्या होता है, पॉजिटिव, और वर्क डन ऑन द सिस्टम क्या होता है, नेगेटिव। तो अगर वर्क डन ऑन द सिस्टम पूछे तो जस्ट पुट नेगेटिव साइन। तो हम क्या लगा देंगे यहाँ, नेगेटिव साइन। तो ये हमारा आइसोथर्मल प्रोसेस में हमने सारी चीज़ें पढ़ ली कि हम इसमें पीवी ग्राफ कैसे बनता है, पीवी कर्व का स्लोप और वर्क डन ड्यूरिंग आइसोथर्मल प्रोसेस। तो ये हमारा आइसोथर्मल प्रोसेस तो कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे एडियाबैटिक प्रोसेस के बारे में। सो आज का लेक्चर इतना ही, थैंक यू।